गाइस, तो आज हम देखेंगे ब्राह्मी सेशन का सेकंड पार्ट। ओके, और ऑब्वियसली दैट इज सेशन फॉर द F1 पार्ट 2। F1 के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम देख रहे हैं इसके अंदर। देखिए कि आज हम कौन सा टॉपिक्स देखने वाले हैं। ऑब्वियसली अगर जो लोग फर्स्ट टाइम यहाँ पे आ रहे हैं तो पहला पार्ट जरूर देखिए। ओके, ये कॉन्सेप्चुअल सेशंस है कि जिसमें एग्जाम के रिलेटेड पूरा थियोरिकल सेशंस को एक साथ में टॉपिक्स को कवर किया गया है। ओके, दूसरी बार कि जो भी लोग यहाँ पे जुड़ रहे हैं उनको मेरी ओर से रिक्वेस्ट है कि दैट इज़ द हमने देखो सेशन का नाम ही ब्राह्मी के ऊपर से, मतलब कि दैट इज़ द नेम सजेस्ट फॉर द सरस्वती देवी, जो विद्या की देवी है, गॉडेस ऑफ द साइंस, ये नाम सजेस्ट करता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली आप लोग भी ज़रूर ये सेशन को जो है चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिसके भी कारण आपको एक पुण्य कर्मा के पॉइंट्स मिल सकते हैं। ओके, चलो हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। दूसरी बात ये कि थियोरेटिकल सेशन है तो आपको शांति से सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जिसको नहीं पता चलता है सेशन को 2 बार देखिए, पता चलेगा। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल है तो ऑब्वियसली मैं वो चीज़ें तो नहीं डालूंगी कि बहुत ही इजी हो। जो आपको आती है, उसको भी हम डीपली ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए आपको एक जगह पे शांति से बैठना है और इतना ही नहीं, फुल्ली कॉन्सेंट्रेट होके, फुल्ली एनर्जाइज्ड होके बैठना है, अदरवाइज़ पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, पूरा फोकस कीजिएगा। देखिए कि ब्राह्मी जो नाम हमने पहले भी देखा था कि ये नाम सरस्वती देवी का और ये गॉडेस ऑफ द साइंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं और ये सेशन में हमारा टॉपिक्स रहेगा वाइटल साइन का रेस्पिरेशन के ऊपर। व्हाट इज़ द रेस्पिरेशन? जो हम नॉर्मली ब्रीदिंग लेते हैं वो। ठीक है, तो रेस्पिरेशन इज़ द एक्ट ऑफ ब्रीदिंग। जो हमारा ब्रीदिंग श्वास की जो क्रिया है उसको बोलते हैं। ठीक है, जो हम पढ़ते थे श्वास प्लस उच्च श्वास, है ना, तो ये है नॉर्मल रेस्पिरेशन। हम बताते हैं 12 to 20 ब्रेथ पर मिनट। ओके, और यही सिचुएशंस को हम यूपनिया भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये टर्म्स जरूर याद रखिएगा कि जो चीज़ नॉर्मल होती है उसके आगे यू लगता है। क्या लगता है? यू। यूपनिया इज वर्ड सजेस्ट फॉर द नॉर्मल रेस्पिरेशन। ठीक है, रेशियो ऑफ द रेस्पिरेशन एंड पल्स क्या होता है? 1:4। कितना होता है रेस्पिरेशन एंड पल्स का रेशियो? तो 1:4 जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट थिंग्स जो है आपको यहाँ पे क्या दिखाई जा रही है कि अगर आपका टेम्परेचर 1 डिग्री फ़ारेनहीट इंक्रीज हुआ है तो आपका जो रेस्पिरेशन है वो 4 ब्रेथ पर मिनट इंक्रीज होगा। रेस्पिरेटरी सेंटर होता है मेडुला ऑब्लोंगाटा। जैसे टेम्परेचर का रेगुलेटरी सेंटर था हमारा क्या? यस, हाइपोथैलेमस, है ना। उसमें एंटीरियर हाइपोथैलेमस जो था वो क्या करता था? हीट का लॉस करता था, और पोस्टीरियर जो था हाइपोथैलेमस वो हीट का प्रोडक्शन करता था। P4DP ऐसे हमने याद रखा था। ठीक है, यहाँ पे रेस्पिरेटरी सेंटर है हमारा मेडुला ऑब्लोंगाटा, और एक्सचेंज थ्रू ये जो प्रोसेस है ना रेस्पिरेशन की, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होता है वो थ्रू द डिफ्यूज़न की प्रोसेस से होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट थिंग आपको क्या दिखाई यहाँ पे कि टाइप्स कितने होते हैं। तो एक होता है एक्सटर्नल पल्मोनरी, ठीक है, वो पल्मोनरी रेस्पिरेशन, और दूसरा होता है इंटरनल या सेलुलर रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल या जो पल्मोनरी रेस्पिरेशन है वो क्या बताता है कि बिटवीन लंग्स एंड ब्लड जो है वो ब्लड का एक्सचेंज होना, वो क्या है? हमारा एक्सटर्नल पल्मोनरी रेस्पिरेशन। अगर इंटरनल या सेलुलर की बात करें तो बिटवीन ब्लड एंड सेल्स, तो ये इंटरनल है। बिटवीन लंग्स एंड ब्लड ये एक्सटर्नल है। ठीक है, पहला इंस्पिरेशन जो है वो हमारा एक्टिव प्रोसेस है। अगर हमारे अंदर एनर्जी है तो हम कॉन्शियस है तो ही हम ब्रीथ ले पाएंगे, इसीलिए ये एक्टिव प्रोसेस है। अगर आपके पास कोई भी एनर्जी नहीं है, आप अनकॉन्शियस है, आपका ब्रेन डैमेज हो गया है, तो आप जो है वो ब्रीदिंग नहीं ले पाएंगे, है ना। इसीलिए देखते हैं ना कि एयरवे पैटर्न को देखो सबसे पहले, वरना क्या हो जाएगा कि विद इन सेकेंड्स के अंदर ब्रेन डैमेज कर जाएगा, और अगर ब्रेन डैमेज कर गया तो वो इरिवर्सिबल है, वो ठीक नहीं हो सकेगा। ब्रेन डैमेज हो गया मतलब ऑर्गन कोई भी फंक्शन नहीं करेगा। पेशेंट को जब तक वेंटिलेशन पे रखा है वो जिंदा रहेगा,
जैसे ही निकाला वो मर जाएगा। इसके लिए पेशेंट्स के रिलेटिव्स को बोला जाता है कि इसका ऑर्गन डोनेशन कर दो, ठीक है। अगर वो मानते हैं तो ठीक है, वरना बोल देते हैं कि अगर हमने जब वाइंटी निकाला सब खत्म है, ठीक है। ऐसी चीज़ भी होती है। दूसरा बताया कि एक्सपिरेशन जो पैसिव प्रोसेस है उसमें आपको कोई एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए ना हम ये कॉन्सेप्ट भी इसके अंदर लगा सकते हैं कि जैसे हम इंसेंटिव स्पायरोमेट्री का यूज़ करते हैं तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, इनहेलेशन, श्वास को अंदर की ओर लेते हैं, कि जो एक एक्टिव प्रोसेस है, ना कि हम श्वास को बाहर की ओर, मतलब कि उसमें ब्लोइंग नहीं करते, फूंक नहीं मारते, ठीक है, क्योंकि वो एक पैसिव प्रोसेस है। तो हमको ये भी चेक करना है लंग्स का, तो भी हम क्या करते हैं, तो इनहेलेशन करते हैं, इंस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। ओके, क्लियर कि इंस्पिरेशन एक्टिव प्रोसेस है, श्वास को अंदर लेना, और एक्सपिरेशन जो हम ब्रीथ को बाहर निकालते हैं, कचरे को बाहर निकालते हैं, तो वो एक पैसिव प्रोसेस है, ठीक है। चलो, और हम देखें इसके अंदर तो क्या देखने को मिलता है कि एक्चुअली जो वेस्ट जो है उसके रूप में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, नाइट्रोजन भी एयर में होता है 78%, वो एज इट इज़ अंदर जाता है और बाहर भी आ जाता है 78%। ऑब्वियसली वो सेल्स यूज़ करते हैं, पर सिर्फ उसका थोड़ा सा माइनॉरिटी परसेंटेज, या एज इट इज़ लाइक ऑफ दैट वन टाइप ऑफ द एब्सॉर्प्शन, पर पूरा पूरा बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। चलो, रेट जो है वो कितना होता है रेस्पिरेशन का, तो बर्थ के टाइम पे ये 30 to 40 ब्रीथ पर मिनट होता है, चिल्ड्रन में ये 20 to 30 ब्रीथ पर मिनट होता है, एडल्ट में हमने देखा 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट होता है, और ओल्ड एज के अंदर ये सिर्फ 10 to 24 ब्रीथ पर मिनट होता है। नेक्स्ट थिंग्स देखिए क्या है कि एबनॉर्मल रेस्पिरेशन, ठीक है। एबनॉर्मल रेस्पिरेशन की बहुत सारी टर्म्स यहाँ पे दिखाई है। नॉर्मल की तो क्या थी, यूपनिया, टैकीपनिया, मतलब कि नॉर्मल 12 to 20 थे, यहाँ पे 24 से ज़्यादा हो जाना ब्रीथ पर मिनट, उसको बोलते हैं सैलो रेस्पिरेशन मिलेगा। निमोनिया के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है, और एमए के अंदर और सेप्टिसेमिया के अंदर भी ये चीज़ जो है वो देखने को मिलती है, ठीक है। ब्रेडिपनिया मतलब क्या, लेस देन 10 ब्रीथ पर मिनट, उसको बोलते हैं ब्रेडिपनिया, ठीक है। इंक्रीज आईसीपी के अंदर मॉर्फिन सल्फेट, ठीक है, और ब्रेन इंजरी के अंदर जो है वो ये देखने को मिलता है क्या, ब्रेडिपनिया, ठीक है। जब आईसीपी बढ़ता है मॉर्फिन सल्फेट लेते हैं, क्योंकि मॉर्फिन सल्फेट रेस्पिरेटरी सेंटर को डिप्रेस कर देती है, और ब्रेन इंजरी होती तब भी ब्रेडिपनिया देखने को मिलता है। ओके, डिस्पनिया क्या है, इज द डिफिकल्टी ड्यूरिंग ब्रीथिंग, ठीक है, और एपनिया क्या है, तो एब्सेंस या सीजेशन ऑफ द ब्रीथिंग। ऑर्थोपनिया क्या है, डिफिकल्टी ड्यूरिंग सुपाइन, आप जब सुपाइन पोजीशन में सीधे लेटे हुए हो तो इजी ब्रीथ नहीं ले पाओगे, बट रिलीविंग कब हो जाता है, जब आप बैठते हो या फिर आप खड़े होते हो तो आप इजीली ब्रीथ ले पाते हो, वो बोला जाता है ऑर्थोपनिया, ठीक है। चलो, एनोक्सिया मतलब क्या, कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यू, ठीक है। एनोक्सिया मतलब कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यू। एनोक्सेमिया मतलब कि इनसफिशिएंट ऑक्सीजन इनटू द ब्लड। एंड हाइपोक्सिया, उसका मतलब क्या है कि लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यू, और हाइपोक्सिया होने का अर्ली साइन होता है रेस्टलेसनेस, ठीक है। और हाइपोक्सेमिया बोले तो लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। क्लियर है, एनोक्सिया मतलब कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू, एनोक्सेमिया इनसफिशिएंट ऑक्सीजन इन द ब्लड, हाइपोक्सिया लैक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू, और उसका अर्ली साइन होता है रेस्टलेसनेस, और हाइपोक्सेमिया मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन इन दी ब्लड। साइनोसिस जो है वो ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन है, और ऑब्वियसली वो भी लेट साइन जो है देखने को मिलता है हाइपोक्सिया के अंदर, ठीक है। अर्ली साइन क्या है, रेस्टलेसनेस, हाइपोक्सिया का अर्ली साइन रेस्टलेसनेस, और हाइपोक्सिया का लेट साइन जो है वो क्या है, तो साइनोसिस है, ठीक है। क्लियर है, अर्ली साइन क्या है, रेस्टलेसनेस, और लेट साइन क्या है, साइनोसिस। ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। अर्ली साइन ऑफ हाइपोक्सिया भी हमने देखा कि रेस्टलेसनेस। अर्ली साइन ऑफ हाइपोक्सिया अगर अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर पूछे तो वो होता है साइनोसिस, पहले ही हो जाता है, और एक्चुअली ये लेट साइन है, बट अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर ये अर्ली साइन माना जाता है साइनोसिस, ठीक है। अर्ली साइन ऑफ द ARDS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, नेजल फ्लैरिंग होता है और ग्रंटिंग साउंड हमको सुनाई देता है। डेप्थ, हाइपरपनिया, इंक्रीज डेप्थ ऑफ द रेस्पिरेशन। कुस्मॉल रेस्पिरेशन, कुस्मॉल रेस्पिरेशन के अंदर टैकीपनिया प्लस हाइपरपनिया होता है। क्या होता है, टैकीपनिया जोर से लेगा
और लंबे ड्यूरेशन तक लेगा, टेकिपनिया प्लस हाइपरपनिया कुशुमल रेस्पिरेशन। और ये DKA डायबिटिक कीटोएसिडोसिस एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर भी दिखाई देता है, क्योंकि DKA के अंदर ही मेटाबॉलिक एसिडोसिस शो होता है। ओके, चैन स्टॉक रेस्पिरेशन जो है उसके अंदर रेगुलर तो ब्रीथिंग होती है, ऑल्सो नोन एज पीरियोडिक ब्रीदिंग, जिसमें क्या होता है पता है, एक बार टेकिपनिया होगा, बहुत जोर से लेगा, हाइपरपनिया लंबे समय तक लेगा, फिर से एपनिया एकदम बंद हो जाएगा, फिर से टेकिपनिया, हाइपरपनिया, एपनिया, ठीक है, ऐसा रहेगा। पीरियोडिक ब्रीदिंग जिसको बोला जाता है, रेगुलर ब्रीदिंग बोला जाता है, पर रेगुलर ब्रीदिंग में ऐसे टेकिपनिया, हाइपरपनिया, एपनिया, टेकिपनिया, हाइपरपनिया, एपनिया, ठीक है। चाइन मतलब कि चेन जैसा, टेकिपनिया प्लस स्टॉप और एपनिया, टेकिपनिया बराबर हाइपरपनिया और स्टॉप फिर एपनिया, है ना। तो ये एपनिया क्या है, तो एपनिया फॉर द 20 सेकेंड्स जो है इसमें देखने को मिलता है चाइन स्टॉक रेस्पिरेशन में। फिर जो है हाइपरपनिया, टेकिपनिया, एपनिया, एपनिया 20 सेकेंड्स तक, फिर से टेकिपनिया, हाइपरपनिया, फिर से एपनिया 20। नॉर्मली एपनिया जो है कब कंसिडर करते हैं, सिर्फ 2 सेकेंड। अगर पेशेंट ने 2 सेकेंड तक भी ब्रीथ नहीं लिया ना, तो वी कंसिडर कि इज एपनिया। ओके, बट कुसमल्स के अंदर जो है सिचुएशन अलग है, ठीक है। चाइन स्टॉक रेस्पिरेशन के अंदर सिचुएशंस कुछ अलग है, उसमें बोला जाता है क्या, 20 सेकेंड तक देखने को मिलता है। कंडीशन, इंक्रीज ICP, इंट्राक्रेनियल प्रेशर जब बढ़ता है, कुसिंग्स टायर देखने को मिलता है जो हमने देखा हुआ है। बायोट्स रेस्पिरेशन के अंदर एटैक्सिक भी उसको बोलते हैं, क्लस्टर भी बोलते हैं, जिसमें इरेगुलर देखने को मिलता है, ठीक है। और उसमें हाइपरपनिया होता है और देन एपनिया होता है, हाइपरपनिया होता है देन एपनिया होता है। पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन इन फ्लेयर चेस्ट में देखने को मिलता है, GMCH में पूछा गया क्वेश्चन है। अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में भी यही पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। एंड एस्फिक्सिया मतलब स्टेट ऑफ सफोकेशन, क्या होना, सफोकेशन होना, दैट इज नॉन एज दी एस्फिक्सिया, ठीक है। ये आपको दिखाया हुआ है, क्या दिखाया, पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन, ठीक है। क्या होता है देखो, उसके अंदर नॉर्मली जब भी हमारा ब्रीथ अंदर जाता है तो चेस्ट भी बाहर आता है और डायफ्राम के नीचे एब्डोमेन भी बाहर आता है, ठीक है। बट जब आपको पैराडॉक्स होता है तो चेस्ट तो बाहर आता है इन्हेलेशन के दरमियान, पर पेट जो है वो अंदर की ओर जाता है, ठीक है, डायफ्राम अंदर की ओर चला जाता है। तो ये अल्टरनेट है, स्टेनोक्लेडोमास्टर का कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है उसकी वजह से, ठीक है। तो ये हमको देखने को मिलेगा पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन में, अपोजिट चेस्ट मूवमेंट जो है वो देखने को मिलती है। बेस्ड ऑन वॉल्यूम, हाइपर वेंटिलेशन, हाइपोवेंटिलेशन, साई लॉन्ग एक्सहेल विद द साउंड, स्टाइडर जो है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन फील होता है और वो अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन को दिखाता है और डेंजर साइन है ये। दूसरा, वीजिंग जो है वो ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं तब सुनाई देता है, जैसे कि कोई म्यूजिकल या विसल लाइक साउंड आता हो वैसे। और ये वीजिंग जो है वो क्लासिकल साइन है अस्थमा का, जो लोअर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन को सजेस्ट करता है, ठीक है। दूसरा हम बोले कि क्रैकल्स या रेल्स, तो वो न्यूमोनिया के अंदर दिखाई देता है, जो फ्लूइड फिल्ड और पानी में जैसे पटाखे फूटते हो वैसा यहाँ पे दिखाई देगा क्रैकल्स या रेल्स। वो पटाखे वाली चॉकलेट खाते हैं ना, जैसे मुंह में रखते हैं वो फूटने लगती है, बस सेम साउंड यहाँ पे आता है। फेजेस, साइकिल ऑफ रेस्पिरेशन, इंस्पिरेशन 1 to 1.5 सेकेंड, एक्सपिरेशन 2 to 3 सेकेंड। इंस्पिरेशन एक्टिव प्रोसेस है, वो कंप्लीट होने में 1 to 1.5 सेकेंड लगेगा, और एक्सपिरेशन पैसिव प्रोसेस है, वो होने में 2 to 3 सेकेंड का टाइम लगेगा। पोज होता है ये 1 to 2 सेकेंड तक। ट्रिक है इसका कि सामी मतलब कि एस फॉर द स्ट्रेस, ए फॉर द अल्टीट्यूड, एम फॉर द मेडिकेशन, ई फॉर द एक्सरसाइज एंड ई फॉर द एनवायरनमेंट। इस कंडीशन में ये जो है वो उसमें ड्यूरेशन चेंजेस देखने को मिल सकता है, जैसे कि आपको कोई स्ट्रेस है, अल्टीट्यूड चेंजेस है, मेडिकेशन लिया है, आपने कोई एक्सरसाइज किया है, या कोई एनवायरनमेंटल चेंजेस जो अल्टीट्यूड के अंदर भी आ सकता है, तो सामी याद रखिएगा, ठीक है। एस फॉर द स्ट्रेस, ए फॉर द अल्टीट्यूड, एम फॉर द मेडिकेशन, ई फॉर द एनवायरनमेंट एंड ई फॉर द एक्सरसाइज। ब्लड प्रेशर, नेक्स्ट क्या है आपका, ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो हमने टेम्परेचर देखा, हमने पल्स देखा, रेस्पिरेशन, और अब हम जा रहे हैं ब्लड प्रेशर के ऊपर। तो ब्लड प्रेशर जो है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, जो 120 mm/Hg मतलब कि मिलीमीटर मर्क्यूरी बोलते हैं उसको, Hg मतलब कि मर्क्यूरी है, mm मतलब मिलीमीटर, तो मिलीमीटर मर्क्यूरी। एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मतलब कि 80 mm/Hg, ठीक है, ये देखने को मिलता है। 120/80 इज ए नॉर्मल ब्लड प्रेशर। पल्स प्रेशर अगर आपको निकालना है, हमने अभी तक क्या पढ़ा, ब्लड प्रेशर, अभी हम क्या देख रहे हैं, पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर मतलब क्या,
कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बीच का डिफरेंस, ठीक है। तो रेशियो कितना होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जैम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड पल्स प्रेशर। इसका अगर आप रेशियो देखें तो सिस्टोलिक कितना है 120, डायस्टोलिक 80 एंड पल्स प्रेशर कितना है तो 40, क्योंकि नॉर्मली 120 में से 80 को निकालो, आप माइनस करो, 40 आ गया आपका, ठीक है। तो ये है, और अगर आप ये करते हो तो देखने को मिलता है 3 2 1, कितना मिलता है 3 2 1, ठीक है। तो ये भी कंसिडरेशन में याद रखिएगा। मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर कैसे निकालते हैं, MABP, ठीक है। तो मीन आर्टेरियल जो ब्लड प्रेशर है उसके अंदर हम करते हैं 2 इंटू पल्स प्रेशर और 2 इंटू डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अपॉन 3, 2 इंटू डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अपॉन 3, ठीक है। तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मतलब कितना 80 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करो, कितना आ जाएगा 60 का प्लस करो 120 के साथ और उसका डिवाइड करो 3 के साथ, ठीक है। आपका आंसर आ जाएगा 93.3 और ये हमारा मेन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर है, बराबर। मेन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर को ढूंढते कैसे हैं तो 2 इंटू डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अपॉन 3। फॉर्मूलाज याद रखिएगा, पल्स प्रेशर का पल्स डेफिसिट हमने देखा था, ठीक है। ये मेन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, मेन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर इज इक्वल टू जो हमने अभी देखा कि 2 इंटू डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिवाइड ऑफ 3, यहाँ पे परसेंटेज है जो गलत है, डिवाइड ऑफ द 3 होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा क्या होता है तो आप इसके अंदर जो है मेन आर्टेरियल प्रेशर इज इक्वल टू डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 1/3 पल्स प्रेशर भी ले सकता है, पर मुझे लगता है कि ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है ना। तो आप नॉर्मली यही याद रखिए, आपको याद रह जाएगा कि 2 इंटू डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अपॉन 3। और नॉर्मल मेन आर्टेरियल प्रेशर कितना होता है तो नॉर्मल मैप होता है 93.3, जो अभी हमने इसके अंदर सॉल्व कर लिया था। पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर नॉर्मली 8 to 20 mm ऑफ Hg होता है। किसका, पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर 8 to 20 mm ऑफ Hg नॉर्मली होता है। सेंट्रल वेनस प्रेशर CVP जो नॉर्मल होता है 3 to 8 mm ऑफ Hg, और अगर आपको सेंटीमीटर H2 में पूछे तो 8 to 12 सेंटीमीटर H2, ठीक है। सेंट्रल वेनस प्रेशर जो नॉर्मली होता है 3 to 8 mm ऑफ Hg या फिर 8 to 12 सेंटीमीटर H2। प्रेशर ऑफ द कैथेटर स्वान गोंज कैथेटर से इसको मेज़र करते हैं सेंट्रल वेनस प्रेशर को, और ये जो है वो राइट एट्रियम, ठीक है। ये किसका चैम्बर है, हार्ट का, राइट एट्रियम का प्रेशर जो है वो मापने के लिए यूज़ होता है। इसका मतलब कि अगर हम CVP को देखते हैं तो उससे हमको पता चलेगा कि राइट साइड हार्ट फेलियर है कि नहीं है, ठीक है। तो चेक राइट साइड हार्ट फेलियर को चेक करने के लिए भी CVP का यूज़ होता है, और CVP को मेज़र करने के लिए स्वान गोंज कैथेटर का यूज़ होता है। अगर हमको लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर का देखना है कि है तो BNP, ठीक है। BNP जो है उसका हम यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज ICP इंट्राक्रैनियल प्रेशर 5 to 15 mm ऑफ Hg एंड इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर जो है वो 10 to 21 mm ऑफ Hg होता है। CPP सेंट्रल परफ्यूजन प्रेशर जो है वो मैप माइनस ICP होता है। मैप हमारा कितना है तो मैप हमको मिला मानो कि बराबर, और वो हो जाता है हमारा कितना टोटली इज इक्वल टू करके 60 to 80 mm ऑफ Hg, क्योंकि मैप कितना है तो 93.3, और उसमें से माइनस करेंगे ICP को 5 to 15, मतलब कि एवरेज ले लो आप 10, तो आ जाएगा कितना 60 to 80 mm ऑफ Hg जो है हमारा CPP सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर जो है हमको देखने को मिलता है। और 1 mm ऑफ Hg इज इक्वल टू 1.35 सेंटीमीटर H2 होता है। 1 mm ऑफ Hg इज इक्वल टू 1.35 सेंटीमीटर H2 होता है। यहाँ पे जितने भी मेजर है आपको याद रखने हैं। पल्स प्रेशर पूछे तो कितना, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में से डायस्टोलिक को माइनस करो, मतलब आ जाएगा आपका 40। मीन आर्टेरियल प्रेशर पूछे तो कितना, तो 2 इंटू डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अपॉन 3 करना है, तो आपका उसमें मिलता है समथिंग ऑफ 93.3, ठीक है। अगर आपको पूछे यहाँ पे क्या, तो आपका पूछा हुआ हो पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर तो वो होता है 8 to 20 mm ऑफ Hg। अगर आपको पूछे CVP बराबर सेंट्रल वेनस प्रेशर तो वो आता है 3 to 8 mm ऑफ Hg या फिर 8 to 12 सेंटीमीटर H2O। BNP लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर को चेक करने के लिए, और CVP राइट साइड हार्ट फेलियर को चेक करने के लिए। ICP 5 to 15 mm ऑफ Hg, IOP 10 to 21 mm ऑफ Hg एंड CPP सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर मैप माइनस ICP करने से मिलता है जो 60 to 80 mm ऑफ Hg होता है, और 1 mm ऑफ Hg इज इक्वल टू 1.35 सेंटीमीटर H2O होता है।
ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन किसको बोलेंगे, और उसको ही पोस्चुरल हाइपोटेंशन भी बोलते हैं, जिसके अंदर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ग्रेटर देन जो है वो 20 mm ऑफ Hg एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो ग्रेटर देन 10 mm ऑफ Hg क्या हो जाता है, तो फॉल हो जाता है विद इन 3 मिनट्स ऑफ द स्टैंडिंग पोजिशन में, तो उसको बोलते हैं ऑर्थोस्टेटिक या पोस्चुरल हाइपोटेंशन। टाइप्स ऑफ स्पिग्मोमैनोमीटर कि जिसकी मदद से हम यूज़ करके स्पिग्मोमैनोमीटर का यूज़ करके जो है स्पिग्मोग्राफ पूछा होता तो पल्स के लिए याद है ना, स्पिग्मोग्राफी पूरा देखा था हमने, हाथ के अंदर वो मशीन लगाया हुआ था, यस, हार्ट रेट को चेक करने के लिए, पल्स को, हाँ। तो यहाँ पे अगर आपको स्पिग्मोमैनोमीटर पूछे तो ब्लड प्रेशर को चेक करने के लिए उसके टाइप्स हैं, जैसे कि एंड्रॉयड भी आता है जो अपने आप जो है अपने स्विच लगाई और हो गया, चार्जिंग से होता है, सेल से होता है, मर्क्यूरी वाला आता है जो मैनुअल है और वही मोस्ट रिलायबल भी है, मोस्ट कॉमनली भी वही यूज़ होता है, और दूसरा आता है डिजिटल जो हमारा टेम्परेचर पढ़ के भी सुनाता है, और सॉरी हमारा ब्लड प्रेशर पढ़ के भी सुनाता है और ये भी बताता है कि माइल्ड हाइपरटेंशन है, मॉडरेट है या क्या है। कहाँ कहाँ से जो है हम ब्लड प्रेशर को ले सकते हैं, तो अपर एक्सट्रीमिटी में मोस्ट कॉमन है ब्रेकियल आर्टरी। नॉट है कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज 20 mm ऑफ Hg हायर फ्रॉम लोअर एक्सट्रीमिटी देन दी अपर एक्सट्रीमिटी। ठीक है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो 20 mm ऑफ Hg हाई आएगा लोअर एक्सट्रीमिटी में देन दी अपर एक्सट्रीमिटी। ठीक है, अपर एक्सट्रीमिटी के अंतर्गत हम देखें तो ये जो है वो लोअर में जो है क्या होगा, तो 20 mm ऑफ Hg हायर देन लोअर एक्सट्रीमिटी, बराबर, हायर फ्रॉम द लोअर एक्सट्रीमिटी देन अपर एक्सट्रीमिटी, मतलब कि लोअर में ज़्यादा होगा और अपर एक्सट्रीमिटी क्या रहेगा, वो थोड़ा सा कम रहेगा। ठीक है, टू चेक द ब्लड प्रेशर मोस्टली प्रेफर द लेफ्ट साइड। मोस्टली हम ब्लड प्रेशर को अगर हमको देखना है तो स्पिग्मोमैनोमीटर का जो कफ होता है उसको हम लेफ्ट साइड में ही अप्लाइड करते हैं, बट अगर मान लो कि बट इफ़ ऑन लेफ्ट साइड एनी कैन्यूला इज प्रेजेंट, MRM किया हुआ है आपको, ठीक है, मास्टेक्टोमी करते हैं ना, तो वो किया हुआ है, इज डन, सो एट दैट टाइम टेक द ब्लड प्रेशर ऑन दी राइट साइड। ठीक है, आपका हीमोडायलिसिस चल रहा है और उसका साफ्ट बनाया हुआ है आपका, ठीक है, तो वो दौरान जो है आप लेफ्ट साइड में नहीं करोगे, लेफ्ट साइड पे ये सब बनाया हुआ है, तो तब जो है आप राइट साइड पे ब्लड प्रेशर लोगे। तो ड्यूरिंग चेक ऑफ द ब्लड प्रेशर ऑफ अ लेवल ऑफ, ठीक है, और राइट साइड से हम लेंगे। और दूसरा क्या बताया कि जब हम ब्लड प्रेशर लेते हैं तो हमारा जो आर्म है उसको कौन से लेवल पे रखेंगे, तो ड्यूरिंग चेक ऑफ द ब्लड प्रेशर अवर लेवल ऑफ द आर्म एट द चेस्ट लेवल। कहाँ पे होना चाहिए जी, चेस्ट लेवल होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए, पेशेंट बैठा हुआ होना चाहिए, खड़े खड़े आपको उसका जो है वो ब्लड प्रेशर नहीं लेना है वरना वेरिएशन आएगा। ठीक है, कप का साइज़ कितना होना चाहिए, अगर आप भूल से स्मॉल या नैरो को यूज़ करते हो तो हाई बीपी आएगा, स्मॉल है तो हाई बीपी, और अगर आपने बड़ा कप यूज़ कर दिया लार्ज तो लो बीपी आएगा। ठीक है, तो अपोजिट है, स्मॉल किया तो हाई आएगा और लार्ज किया तो लो बीपी आएगा। लूज़ किया, ठीक है, तो भी हाई बीपी आएगा। इफ़ आर्म अबोव हार्ट लेवल, अगर आपने हाथ को हार्ट लेवल्स के ऊपर रखा तो बीपी रीडिंग जो है वो लो जाएगा, अगर आपने हार्ट लेवल से आपके आर्म को नीचे रखा तो बीपी जो है वो हाई जाएगा। ठीक है, तो हमें ये याद रखना कि ब्लड प्रेशर के अंदर सिचुएशन अपोजिट रहती है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन कहाँ कहाँ नहीं लेंगे, अगर आपको मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टोमी किया है, अगर आपने IV लाइन उस जगह पे लगाया हुआ है, या फिर उस आर्म पे कोई ना कोई इंजरी हुई है लेफ्ट साइड पे तो हम राइट पे देंगे, और अगर राइट साइड पे ही लगा हुआ तो हम लेफ्ट पे ही लेंगे। ठीक है, चलो, मोस्ट कॉमन साइड जो होती है वो लेफ्ट आर्म होता है जो हमने देखा, और 2 इंचेस अबोव जो है एंटीक्यूबाइटल फोसा जो होता है वहाँ पे हम इसको लगाते हैं जब जहाँ पे ब्रेकियल आर्टरी जो है वो मिलती है। ठीक है, और उसको ये जो 2 इंचेस अबोव द एंटीक्यूबाइटल फोसा है ना उसको ही बोलते हैं मेनिस्कस पॉइंट। कौन सा पॉइंट, मेनिस्कस पॉइंट, देखो यहाँ पे बताया, ब्रेकियल पल्स लोअर एज ऑफ द कफ 2 to 3 सेंटीमीटर अबोव द एंटीक्यूबाइटल फोसा, कफ एंटीक्यूबाइटल फोसा एंड क्या पे यहाँ पे क्या है, रेडियल पल्स, ये होता है आपका मेनिस्कस पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं, मेनिस्कस पॉइंट। तो ये भी याद रखिएगा कि कितना अबोव, तो 2 जो है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर जो है अबोव बोला है आपको। ठीक है, तो वो रखा जाता है। यहाँ पे हमको सुनाई देता है कोरोटकॉप साउंड। कोरोटकॉप साउंड जो है वो क्या होता है, अस्कल्टेड बाय दिस स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप से जो हमको साउंड सुनाई देता है ब्लड प्रेशर लेने के दौरान वो साउंड बोला जाता है कोरोटकॉप साउंड। ठीक है, स्टार्ट होता है फर्स्ट इंडिकेट सिस्टोल ब्लड प्रेशर,
पहले जब ये स्टार्ट होता है तो इंडिकेट करता है सिस्टोल ब्लड प्रेशर, और जहाँ पे मर्क्यूरी वो स्टॉप होगा, ठीक है, स्टार्ट हो गए वो, और एंड जो होता है वो लास्ट इंडिकेट करता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। कोरोडकॉफ साउंड जब स्टार्ट होता है तो फर्स्ट इंडिकेट करता है, पहली बार जब स्टार्ट हुआ तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और नेक्स्ट एंड जब होता है लास्ट में तो वो इंडिकेट करता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को। हाइपरटेंशन कब बोलेंगे कि जब पेशेंट का ब्लड प्रेशर 140/90 mm ऑफ एच से ज़्यादा आ रहा है तब। और हाइपोटेंशन कब बोलेंगे जब पेशेंट का ब्लड प्रेशर लेस देन 90/60 mm ऑफ एच आ रहा है तब बोलेंगे, ठीक है। पोजीशन, इट इज पोजीशन। अब नेक्स्ट टॉपिक है ब्लड प्रेशर कंप्लीट, पोजीशन सीखेंगे। और पोजीशन भी कई बार आती है, बहुत अलग अलग तरीक़ों से पूछी जाती है कि आपने ये सर्जरी की तो क्या देंगे, आपने वो सर्जरी की तो क्या देंगे, सर्जरी के ड्यूरिंग आप कौन सी पोजीशन देते हैं, ठीक है। तो पोजीशन इज़ अ कंफर्ट मेजर, क्या है, इट इज़ अ कंफर्ट मेजर। और पर्पसेस क्या होते हैं ड्यूरिंग सर्जरी, पोस्ट ऑपरेटिव, फिजिकल एग्जामिनेशन, थेरेपी, वाइटल साइन को चेक करने के लिए और इन्वेस्टिगेशन के लिए, ठीक है। प्रॉपर पोजीशन दोगे तो ही आपको प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा। सुपाइन पोजीशन ऑल्सो नॉन एज द डोर्सल पोजीशन, ठीक है। और प्रॉन पोजीशन इज नॉन एज द वेंट्रल पोजीशन, ठीक है। तो सुपाइन पोजीशन इज द डोर्सल पोजीशन और जो एब्डोमिनल सर्जरी के लिए यूज होती है, और कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है स्पाइनल सर्जरी एंड स्पाइनल बाइफिडा में, ठीक है। अगर किसी पेशेंट का स्पाइनल सर्जरी हुआ है तो नहीं देंगे, और स्पाइना बाइफिडा वाले पेशेंट को भी नहीं देंगे, क्योंकि वो जो बना हुआ है सैक वो फट जाएगा अगर आपने सुपाइन पोजीशन दे दी तो, ठीक है। इसीलिए तो देनी कहाँ पे, ये भी ज़रूरी है, नहीं देनी वो भी ज़रूरी। ये डोर्सल रेकमेंडेड पोजीशन, डोर्सल रेकमेंडेड पोजीशन होती है तो सुपाइन ही है, ठीक है, होती तो सुपाइन ही है, पर दोनों पैर के बीच में गैप और नी को फ्लैक्स किया जाता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं डोर्सल रेकमेंडेड पोजीशन। यूजेस होता है आफ्टर एब्डोमिनल सर्जरी, क्योंकि प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस के लिए, ताकि प्रेशर्स जो है वो ज़्यादा ना आए, ठीक है। प्रॉन पोजीशन यूजेस स्पाइन सर्जरी। प्रॉन पोजीशन का यूज़ क्यों करते हैं, पेशेंट को वेंट्रल पोजीशन क्यों देते हैं, उल्टा क्यों सुलाते, देखो उसके मुंह पे क्या रखा हुआ है, ठीक है, पिलो रखते हैं, है ना, और पाँव में भी। और ये स्पाइन की सर्जरी के लिए, जो बैक की कोई भी सर्जरी है बैक साइड ऑफ द बॉडी की, उसके लिए ये यूज़ होती है। टेंडलैंडबर्ग पोजीशन की जिसमें आपका हेड जो है वो लोअर होता है और पैर ऊपर होते हैं, ठीक है। हेड लोअर और पैर जो है वो एलिवेट रहेंगे, है ना। तो टेंडलैंडबर्ग पोजीशन होती है जो पेरिफेरल सर्कुलेशन टू रीच द सेंटर ऑफ द बॉडी, वो करने के लिए हम देते हैं, शॉक को रोकने के लिए और हाइपरटेंशन को प्रिवेंट करने के लिए भी हम जो है ये पोजीशन देते हैं, जिसमें हार्ट लेवल लो एंड बैड आपका लेग लेवल जो है वो एलिवेट होता है। बट जो टेंडलैंडबर्ग पोजीशन है वो GERD वाले पेशेंट को, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज वाले पेशेंट को बिल्कुल भी नहीं देते। रिवर्स टेंडलैंडबर्ग पोजीशन, ठीक है, उसमें क्या होता है, हेड एलिवेट एंड लेग जो है वो डाउन होता है। और टेंडलैंडबर्ग में क्या था, हेड लो होता था, पैर ऊंचे होते थे। यहाँ पे रिवर्स में क्या है, हेड ऊपर है, लेग जो है नीचे है। तो इसके अंदर क्या आएगा, फॉर GERD जो है हम ये देते हैं। टेंडलैंडबर्ग में हम नहीं देते थे GERD पोजीशन, बट रिवर्स टेंडलैंडबर्ग में हम GERD जो होती है उसके लिए ये पोजीशन देते हैं। और GERD का ऑपरेशन होता है निसान्स फंडुप्लिकेशन, और उसमें हम डाइट क्या देते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट को ज़्यादा देते हैं और फैट को डिक्रीज देते हैं, ठीक है। देखो ये क्या है, GERD ट्रीटमेंट बाय लेप्रोस्कोपिक्स निसन फंडुप्लिकेशन सर्जरी आपको यहाँ पे दिखाई हुई है, ठीक है। उसमें GERD हो रहा है, मतलब कि बैक फ्लो जाएगा। और ये बिफोर सर्जरी स्टमक क्या है, और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके जो है फंडस को, स्टमक के फंडस को जो है और इसोफेगस को जो है क्या किया जाता है वो देखो, ठीक है, उसको मर्ज कर दिया जाता है, ओके। तो ये निसन फंडुप्लिकेशन, GERD, रिवर्स टेंडलैंडबर्ग पोजीशन, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा एंड फैट लो। ये है नी चेस्ट पोजीशन, जेनोपेक्टोरल पोजीशन, और इसको ही बोला जाता है प्रेशर ऑन दी नी एंड एल्बो। कहाँ पे होता है प्रेशर, देखो बॉडी का, तो नी एंड एल्बो पे। नी चेस्ट पोजीशन ऑल्सो नोन एज द जेनोपेक्टोरल पोजीशन। दूसरा कि ये जो है जेनोपेक्टोरल पोजीशन यूज़ होता है पेरिनियल और रेक्टल एरिया का एग्जामिनेशन के लिए। और नी एंड एल्बो जो है ये पोजीशन को हम मुस्लिम प्रेयर पोजीशन भी बोलते हैं, ऐसे ही कहते हैं ना मुस्लिम लोग, तो मुस्लिम प्रेयर भी पोजीशन भी बोलते हैं। और ये पोजीशन जो है एक्चुअली लैमिनेक्टोमी सर्जरी के अंदर भी यूज़ की जाती है। फाउलर पोजीशन इन द रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जब पेशेंट को होती है
तो उसको रिलीफ करवाने के लिए हम पेशेंट को देते हैं फाउलर्स पोजीशन, ठीक है। लेफ्ट लेटरल पोजीशन या राइट लेटरल पोजीशन, एनीमा देने में लेफ्ट लेटरल पोजीशन मोस्टली एनीमा देने में, और रेक्टल टेम्परेचर चेक करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं। सिम्स पोजीशन ऑल्सो नॉन एज द लेफ्ट लेटरल प्रॉन पोजीशन, लेफ्ट लेटरल और थोड़ा सा प्रॉन पोजीशन जो है पाया जाता है, ये भी एनीमा देने में और रेक्टल एंड वजाइनल एग्जामिनेशन के लिए जरूरी होता है। लिथोटॉमी पोजीशन जो हम नॉर्मल डिलीवरी करवाने के लिए, मोस्ट कॉमन गायनेकोलॉजिकल पोजीशन में यही यूज़ होता है, ठीक है। नॉर्मल डिलीवरी में ये किया जाता है लिथोटॉमी पोजीशन। कार्डियक ऑर्थोपनिक पोजीशन, ठीक है, कार्डियक या ऑर्थोपनिक पोजीशन, तो इसके अंदर जो है देखो सिवियर डिस्पनिया जिसको होता है, डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग सबसे ज़्यादा हो, कोई कार्डियक की प्रॉब्लम हो, क्योंकि कार्डियक है पोजीशन, तो किसी को कार्डियक की प्रॉब्लम हो, सिवियर डिस्पनिया हो, तो ये दी जाती है। ये है रोज पोजीशन, कैसी पोजीशन है देखो, रोज जैसी पोजीशन है, और ऑल्सो नॉन एज दी बार्किंग डॉग पोजीशन, मतलब कि इसमें पहले तो बहुत अच्छा बताया कि रोज पोजीशन है, और फिर बोल रहा है कि बार्किंग डॉग पोजीशन, जब कुत्ता भसता है ना तो उसकी पोजीशन भी कुछ ऐसी होती है, जिसके अंदर देखो नेक जो है वो हाइपर एक्सटेंडेड है, मतलब आपको नेक की कोई भी सर्जरी करनी है, थायराइड ग्लैंड की कोई सर्जरी करनी है, आपको टॉन्सिल की कोई सर्जरी करनी है, ठीक है, आपको ट्रैकोस्टॉमी करना है, तो आप रोज पोजीशन का यूज़ कर सकते हो, जिसको बार्किंग डॉग पोजीशन भी बोलते हैं, ठीक है, जिसमें हाइपर एक्सटेंडेड नेक रखते हैं। थायराइड सर्जरी, और थायराइड सर्जरी का कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है लैरिंजियल नर्व को डैमेज होना, ट्रैकोस्टॉमी करना है या टॉन्सिलेक्टॉमी करना है, तो भी हम रोज पोजीशन या बार्किंग डॉग पोजीशन जो है वो हम देते हैं। नेक्स्ट है वॉल्चर्स पोजीशन, और वॉल्चर्स पोजीशन है वो उसमें लोअर लेग्स फ्रॉम द नी जो है वो बेंड होते हैं, ठीक है, लोअर लेग्स जो है वो नी से बेंड करवाए जाते हैं एट द एज ऑफ द मैट्रेस, और कहाँ से पेशेंट को उसके नीज जो बैंड कहाँ से होते हैं, मैट्रेस से, ठीक है। ये पोजीशन कहाँ पे यूज़ होती है, जब ब्रीच प्रेजेंटेशन हो बेबी का, या फिर फोर्सेप्स डिलीवरी आप कर रहे हो तब यूज़ होगी, ठीक है, या आपको क्या कर रहे हो, ब्रीच प्रेजेंटेशन या फिर फोर्सेप्स डिलीवरी या वॉल्चर्स पोजीशन यूज़ होगी। जैक नाइफ पोजीशन, ठीक है, तो ये जैक नाइफ पोजीशन जो है उसके अंदर हेड एंड लेग जो है वो लोअर देन हिप होता है, हेड एंड लेग जो है वो लोअर देन हिप होता है, मतलब हिप एक्सटेंडेड, देखो इसमें हिप का जो पोर्शन है सबसे ज़्यादा ऊपर की ओर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो जैकनाइफ पोजीशन में क्या आएगा कि आपका कॉकिक्स या फिर रेक्टल का सर्जरी जो करना है उसके लिए यूज़ होती है जैकनाइफ पोजीशन। सिटिंग पोजीशन वाइटल साइन को चेक करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। सिटिंग पोजीशन को प्रॉपर कैसे बिठाएंगे तो सिटिंग पोजीशन बोलेंगे, तो बैक स्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक है, हिप्स इन अ स्ट्रेट लाइन विद द बैक अगेंस्ट द बैक ऑफ द चेयर होना चाहिए, लेग्स एट द राइट एंगल टू द बैक होना चाहिए, लुकिंग अहेड नॉट टिल्टेड बैक और डाउन, नीज एट अ राइट एंगल, एंकल्स एट अ राइट एंगल एंड फीट फर्मली सपोर्टेड। ये पोजीशन सबसे इम्पोर्टेंट, वाई, बिकॉज इज द अनाटॉमिकल पोजीशन, स्टैंडिंग पोजीशन, इरेक्ट पोजीशन, ठीक है, यूजेस होती है फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए, है ना। पाम्स जो इसके अंदर फॉरवर्ड होने चाहिए एनाटॉमिकल पोजीशन में, फुट भी फॉरवर्ड होने चाहिए, ठीक है, इस तरीके से जब खड़े रहते हैं तब बोलते हैं, और ये फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए यूज़ होती है। सी शेप पोजीशन और फिटल एटीट्यूड पोजीशन यूज़ होती है लंबर पंक्चर या स्पाइनल टैप करने के लिए, और एडल्ट में जो है वो लंबर पंक्चर करते हैं L3 L4 लेवल पे, एंड जो है बच्चों के अंदर, चाइल्ड के अंदर लंबर पंक्चर होता है L4 एंड L5 लेवल पे। ये है फ्रॉग पोजीशन ऑफ द बेबी। नेक्स्ट थिंग इज द एपिस्टेक्सिस, मतलब कि जब नोज ब्लीडिंग होता है तब कौन सी पोजीशन को यूज़ किया जाता है, तो सिटिंग विथ लिन फॉरवर्ड, आगे की ओर थोड़ा झुकते हैं और नोज़ की जो टिप है उसको पिंच किया जाता है, ठीक है। देखो जैसे कि बताया कि एट होम ट्रीटमेंट आप क्या करोगे, पिंच करोगे टिप ऑफ द नोज को विद द 2 फिंगर्स एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स, सीट अप स्लाइटली लीन फॉरवर्ड एंड टिल्ट द हेड फॉरवर्ड, ठीक है। इफ़ ब्लीडिंग कंटिन्यूअस टॉपिकल नेजल स्प्रे का आप यूज़ कर सकते हो, वाजोकॉन्स्ट्रिक्टिव लोकल एनेस्थेटिक्स का यूज़ करते हो,
फिर भी इफ़ मेडिकेशन डजेंट वर्क, पोस्टीरियर एपिस्टिक्सिस जो है नेजल पैकिंग किया जाएगा, जो हॉस्पिटल सेटिंग का ट्रीटमेंट है। इन केस ऑफ रिकरेंट एपिसोड्स, नॉन स्टॉप ब्लीडिंग हो रही है, तो आप हॉस्पिटल में जाओगे और हॉस्पिटल वाले आपको करते हैं नेजल पैकिंग। इंसर्ट गोज लाइक मटेरियल और नेजल टेम्पोन इन नेजल कैविटी। ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान कौन कौन सी पोजीशन का यूज़ किया जाता है? साइड सिटिंग होल्ड, क्रच होल्ड, फुटबॉल होल्ड एंड क्रॉस क्रेडल होल्ड। ठीक है, देखो यहाँ पे दिखाया भी है क्रेडल पोजीशन, ठीक है, क्रॉस क्रेडल पोजीशन, फुटबॉल पोजीशन, लेड बैक पोजीशन एंड साइड लाइन पोजीशन। कैटरेक्ट सर्जरी के बाद में पोस्ट कैटरेक्ट सर्जरी कौन सी पोजीशन देंगे? तो जो अनअफेक्टेड साइड है, स्लिप ऑन दी अनअफेक्टेड साइड। ठीक है, अनअफेक्टेड साइड को नीचे रखेंगे और जहाँ पे ऑपरेशन हुआ है वो साइड को अपर साइड रखेंगे। ठीक है, वो ऊपर रहेगी आँख, और जिस साइड ऑपरेशन नहीं हुआ है, जो अनअफेक्टेड है, वो कहाँ पे रहेगी? नीचे की ओर। जहाँ पे हुआ है वो कहाँ पे रहेगी? ऊपर की ओर। पोस्ट एब्डोमिनल सर्जरी के बाद में डोर्सल रेकमेंडेड पोजीशन देते हैं, जो हमने पढ़ा भी था। सीधे सोएंगे, बट नीज जो है उसके थोड़ा फ्लेक्स होगा और दोनों पैर के बीच में थोड़ा अंतर रहेगा। या फिर आप पोस्ट एब्डोमिनल सर्जरी में सेमी फाउलर पोजीशन भी दे सकते हो। उसका क्या रीज़न है, क्यों देते हैं, पर्पस क्या है? एब्डोमिनल डिस्टेंशन को रिड्यूस करने के लिए, प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए, जिसकी वजह से स्टीच जो ली है ना एब्डोमेन पे वो टूट ना जाए। डोर्सल विद द नी फ्लेक्स्ड होता है। और अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ है तब उसके अंदर लेफ्ट लेटरल हेड ऑफ द बेड जो है वो लोअर साइड रखते हैं। क्या करते हैं? लेफ्ट लेटरल और हेड ऑफ द बेड लोअर साइड रखते हैं। ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया मतलब क्या? अबोव द T6 लेवल पे जो इंजरी होती है उसको बोलते हैं ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया। उसमें क्या करते हैं? सिटिंग विद द हेड ऑफ द बेड एलिवेट करवाते हैं, सिटिंग विद द लेग्स डैंगलिंग करवाते हैं। सिटिंग विद द हेड ऑफ द बेड एलिवेट या सिटिंग विद द लेग्स जो है वो उसमें एलिवेट करवाते हैं। ठीक है, तो पोस्ट कैटरेक्ट सर्जरी में अनअफेक्टेड साइड पे सुलाना है। दूसरी बात कि पोस्ट एब्डोमिनल सर्जरी तो डोर्सल रेकमेंडेड, या फिर आप जो है सेमी फॉलर पोजीशन का यूज़ कर सकते हैं। पल्मोनरी एम्बोलिज्म के अंदर लेफ्ट लेटरल हेड ऑफ द बेड लोअर करेंगे। ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया के अंदर सिटिंग विद द हेड ऑफ द बेड एलिवेटेड या सिटिंग विद द लेग्स डैंगलिंग करेंगे। अगर टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट्स है तो बच्चे को देंगे स्क्वाटिंग पोजीशन या ट्राइपोड पोजीशन। ठीक है, जिसके अंदर बच्चा कैसे बैठेगा? दो पैरों के थ्रू तो वो है, बट हाथ के मदद से भी वो खड़े होने की कोशिश करेगा, हाथ का भी सपोर्ट लेगा, तो वो ट्राइपोड पोजीशन है। स्क्वाटिंग पोजीशन है जो टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट में कंफर्ट के लिए हम सिखाते हैं। ब्रोंकाइटिस हुआ है तो ट्राइपोड पोजीशन देंगे। अबोव नी एम्पुटेशन अगर हुआ है, अबोव नी एम्पुटेशन, तो प्रॉन विद द हिप एक्सटेंशन करेंगे। क्यों? क्योंकि टू प्रिवेंट द एडिमा। कास्ट एक्सट्रीमिटी जो है, जिस एक्सट्रीमिटी पे कास्ट को अप्लाई किया हुआ है उसमें भी हेड ऑफ द बेड एलिवेट करेंगे और एक्सट्रीमिटी भी एलिवेट करेंगे, वो भी सेम है टू प्रिवेंट द एडिमा। ओके, अगर आपको भूल से स्नैक बाइट हो गया है तो बिलो द लेवल ऑफ द हार्ट जो है वो एक्सट्रीमिटी को कर देंगे। जहाँ पे भी स्नैक बाइट हुआ है बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करवाएंगे उस एक्सट्रीमिटी को। और अगर इफ़ एनी ब्लीडिंग अगर आपको हो रही है, कट लगा है, तो अपर द लेवल ऑफ द हार्ट। ठीक है, कोई एक्सट्रीमिटी पे अगर कोई ब्लीडिंग हुआ है, आपने कट लगाया है, तो उसको हार्ट लेवल से ऊपर रखेंगे, और अगर स्नैक बाइट हुआ है तो उसको हार्ट लेवल से नीचे रखेंगे। टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट जो है उसको याद करने के लिए, जिसमें स्क्वाटिंग पोजीशन यूज़ होती थी ना, ट्राइपोड पोजीशन यूज़ होती थी, तो उसमें यूज़ होता है प्रू इज अ मैनोमिक, P for the pulmonary infundibular stenosis, R for the right ventricular hypertrophy, O for the overriding of the aorta, and V for the ventricular septal defect. Pro. ठीक है, P for the pulmonary infundibular stenosis, R for the right ventricular hypertrophy, O for the overriding of aorta, and V for the ventricular septal defect. मास्टेक्टोमी अगर हुई है तो ऑपरेटेड साइड को एलिवेट रखते हैं। मास्टेक्टोमी में ऑपरेटिव साइड को क्या करते हैं? एलिवेट रखते हैं। सेरेब्रल एन्यूरिज्म हुआ है मतलब कि द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द ब्रेन एन्यूरिज्म जो होता है वो सेक्युलर एन्यूरिज्म होता है, ऑल्सो नोन एज द बैरी एन्यूरिज्म।
बट अगर ऑर्गन में कहीं पे भी पूरी बॉडी का पूछे ना आपको, तो मोस्ट कॉमन एब्डोमिनल ओवर्टिक एन्यूरिज्म होता है, जिसमें हाई फाउलर पोजीशन दिया जाता है। ठीक है, तो सेरेब्रल एन्यूरिज्म में या कोई भी एन्यूरिज्म के अंदर हाई फाउलर पोजीशन जो है वो दिया जाता है। आफ्टर चीलोप्लास्टी, जो क्लेफ्ट लिप की सर्जरी है, क्लेफ्ट लिप की सर्जरी, उसमें सुपाइन एंड ड्यूरिंग ईटिंग जो है अपराइट पोजीशन, सर्जरी के दौरान सुपाइन एंड जो है वो आप ईटिंग करवा रहे तो अपराइट पोजीशन देंगे। आफ्टर पैलेटोप्लास्टी जो है, ठीक है, ओके, चीलोप्लास्टी मतलब कि सर्जरी हो जाने के बाद की बात है, लिप के सर्जरी हो जाने के बाद सुपाइन पोजीशन, और आप जब बच्चे को खिला रहे तो अपराइट पोजीशन। आफ्टर पैलेटोप्लास्टी, पैलेट की सर्जरी होने के बाद में, क्लेफ्ट पैलेट की सर्जरी होने के बाद में प्रॉन पोजीशन देंगे। ठीक है, चीलोप्लास्टी क्लेफ्ट लिप की सर्जरी है, उसमें सुपाइन ही देते हैं, बट पैलेट, क्लेफ्ट पैलेट की सर्जरी जिसमें प्रॉन पोजीशन देते हैं सर्जरी के बाद में। अन्यूरिज्म क्या है? पाउच और बैग फॉर्मेशन ड्यू टू दी वीकनेस ऑफ द मसल्स ऑफ द वेसल्स। ठीक है, जो वेसल्स है उसकी मसल्स का वीकनेस हो जाना, तो ऐसा पाउच लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। ओके, और उसमें ब्लड कलेक्शन देखने को मिलता है, मोस्टली सीन इन द मार्फान सिंड्रोम, की जिसमें एक्सट्रीमिटी बहुत बड़ी बड़ी होती है, हाथ बड़े बड़े हो गए, लंबे लंबे, आपकी लेग लंबे लंबे हो गए। ऐसा देखो, पहले आपका दिखा है सर्कुलर, बैरी एंड फ्यूसीफॉर्म एन्यूरिज्म कैसे देखने को मिलता है। रूल ऑफ 10 इन द क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट। क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट के लिए रूल ऑफ 10 यूज होता है। हिस्टोरिकली द सर्जरी फॉर क्लेफ्ट लिप, जो हम चीलो प्लास्टी बोला, एंड क्लेफ्ट पैलेट जो पैलेटोप्लास्टी था, इज प्लान्ड बाय क्लीनर्स रूल ऑफ 10। किसने प्लान किया था? क्लीनर्स रूल ऑफ 10 इसको बोला जाता है। तो इसमें यूज़ होता है 10 वीक्स ऑफ एज होना चाहिए तो ही होगी, 10 पाउंड वेट होना चाहिए एंड 10 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए। ठीक है, बच्चे का एज 10 वीक एक्चुअली मिनिमम होना ही चाहिए, 10 पाउंड उसका वेट होना चाहिए एंड 10 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए। 10 10 10 रूल ऑफ 10 इसके अंदर यूज़ होता है। रूल ऑफ हाफ तो हाइपरटेंशन के लिए, रूल ऑफ 9 तो बर्न्स के लिए है ना। ऐसे रूल्स भी आपको याद रखने पड़ेंगे। डंपिंग सिंड्रोम, जैसे खाया और निकल गया। ठीक है, तो जैसे खाया और निकल गया उसमें हम देते हैं रिक्लाइनिंग पोजीशन। ड्यूरिंग ईटिंग हम रिक्लाइनिंग पोजीशन एंड लाइन डाउन आफ्टर ईटिंग। ठीक है, खाने के बाद सुला देते हैं ताकि ये जो है वो तुरंत जो है वो उसका स्टूल पास ना हो जाए। GERD के हमने अंदर देखा ही था कि रिवर्स टनलेनबर्ग पोजीशन, निसेंस फंडुप्लिकेशन ऑपरेशन, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा फैट कम, ऐसा डाइट देते थे। हेड इंजरी इंक्रीज ICP है तो 30 डिग्री एलिवेटेड रखेंगे बेड को। ठीक है, और हेमरोइडेक्टॉमी अगर आपको किया गया है तो उसके अंदर देंगे लेटरल पोजीशन। कौन सी? लेटरल पोजीशन। अगर पेशेंट को शॉक आया है या हाइपोटेंशन है तो क्या देते थे? ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन। लेमिनेक्टॉमीज करवाना है तो मुस्लिम स्पीयर पोजीशन, नी एल्बो जो है पोजीशन हम देते थे। इंक्रीज्ड ICP हो गया तो हमने अभी देखा हाई फाउलर पोजीशन, 15 to 30 डिग्री फाउलर पोजीशन। एक्सट्रीमिटी में ब्लीडिंग हो रहा है, एक्सट्रीमिटी ब्लीडिंग कर रही है तो एलिवेटेड देन दी हार्ट लेवल रखेंगे, है ना। एक्सट्रीमिटी ब्लीडिंग है, कोई सर्जरी की है, आपने कोई कट लगाया तो उसमें सब में एलिवेटेड रखेंगे हार्ट लेवल से। अगर एक्सट्रीमिटी ब्लीडिंग करता है तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है? पुट दी डायरेक्टली प्रेशर। एंड लास्टली फिर आप कर सकते हो ये कि आपने वो जो एक्सट्रीमिटी है उसको हार्ट लेवल से एलिवेट कर दिया, और लास्ट में आप कर सकते हो आप अप्लाई दी टूर्निकेट। ठीक है, फर्स्ट डायरेक्टली प्रेशर देंगे, फॉर नेक्स्ट हम एक्सट्रीमिटी को एलिवेट करेंगे, और लास्ट में हम टूर्निकेट का यूज़ भी कर सकते हैं। स्नैक बाइट किया है तो डिपेंडेंट एक्सट्रीमिटी को लोअर रखेंगे, और फर्स्ट सबसे पहले तो हम जो है एक्सट्रीमिटी को लोअर करने से पहले पेशेंट को सिन सेफ्टी अच्छी जगह पे कि जहाँ पे और स्नैक्स ना हो, उसको बाइट ना कर जाए, फिर से कोई इंजरी ना हो, वो करेंगे, सिन सेफ्टी करेंगे। माइलोग्राफी हुई है तो हम सेमी फाउलर पोजीशन। माइलोग्राफी में टाइप्स आते हैं, जैसे कि वाटर बेस्ड हो सकती है, ऑयल बेस्ड हो सकती है, एयर बेस्ड हो सकती है। अगर आपने माइलोग्राफी वाटर यूज्ड किया है तो सेमी फाउलर पोजीशन देंगे, अगर आपने एयर यूज़ किया है तो टनलेनबर्ग पोजीशन देंगे, और अगर आपने माइलोग्राफी ऑयल यूज़ किया है तो फ्लैट पोजीशन देंगे। आफ्टर स्पाइनल एनेस्थीसिया, स्पाइनल एनेस्थीसिया देने के बाद फ्लैट पोजीशन देते हैं। वाई? टू प्रिवेंट द रिस्क ऑफ द हाइपोटेंशन। क्यों? प्रिवेंट द रिस्क ऑफ द हाइपोटेंशन। ठीक है, तो फ्लैट पोजीशन हम उसमें देंगे। कोड प्रोलैप्स हो गया है, किसी वुमन की डिलीवरी हो गई है और उसके अंदर बच्चा आने से पहले क्या आ गया है? यस, कोड प्रोलैप्स हो गया, उसका अम्बिलिकल कोड पहले आ गया, तो उसके अंदर हम देंगे ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन। हेड लोअर रहेगा और लेग क्या रहेंगे? अप रहेंगे। नीचेस्ट पोजीशन भी इसको बोला दे सकते हैं। अगर पाइलोरिक स्टेनोसिस इसको हो गया है, ठीक है, तो राइट साइड लाइन पोजीशन देंगे,
बिकॉज स्टमक क्या होता है, ऑलवेज द सिचुएटेड एट द लेफ्ट साइड, इसलिए पाइलोरिक स्टेनोसिस के अंदर देते हैं हम राइट साइड लाइनिंग पोजीशन। ड्यूरिंग सीजर, अगर कोई पेशेंट को सीजर कन्वर्जन आ रहे हैं, ठीक है, तो लेटरल पोजीशन देंगे टू प्रिवेंट द रिस्क ऑफ एस्पिरेशन, क्योंकि उसको अगर कोई भी सिक्रेशन आ रहा है मुंह में तो वो क्या ना कर जाए, वो एस्पिरेट ना कर जाए, उसकी वजह से हम उसको देते हैं कोई भी लेटरल पोजीशन। और पहले ही तो प्रायोरिटी सीजर में होती है प्रिवेंट द इंजरी, इसके लिए इसको भी सेफ प्लेस पे रखा जाता है। और उसके हेड के नीचे अगर आप पिलो रख सकते हो, कोई सॉफ्ट चीज़, कोई कपड़ा रख सकते हो, या फिर उसके जो हेड है उसको आप अपने लैब के अंदर रह सकते हो। स्पाइना बाइफिडा की सर्जरी में आप देंगे कौन सा, प्रॉन पोजीशन, ठीक है। तो आज का सेशन हम यहीं तक रखेंगे ब्राह्मी का, नेक्स्ट हम आगे भी इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, स्टे कनेक्टेड to with us, and obviously whenever you have just completed your session, put the likes in the video and also put the comments. Okay, thank you.